आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। अभी सुबह उठा हूँ, उठते के साथ ही सोचा आपके लिए कुछ लेक्चर बना देता हूँ, क्योंकि दिन बहुत कम है, समय कम है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी अपनी तरफ से जितना दे सकूँ ताकि मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं चाहता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से मैक्सिमम सिलेक्शन हो, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर की। आपको पता है कि कोई एक ब्लॉक हमारा क्या है, ये ज्यादा हॉट है और ये वाला क्या है, थोड़ा सा कूल है। तो यहाँ से यहाँ तक इनको कनेक्ट कर देते हैं किसी भी वायर से, किसी भी मेटल से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर होकर यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए ही एक फॉर्मूला है हीट ट्रांसफर के लिए, उसका H इज इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू होता है आपका K इंटू ए इंटू डेल्टा टी। मतलब कि ये मान लो टेम्परेचर C है, ये टेम्परेचर है D, तो TC माइनस टी डी डिवाइडेड बाय L। ठीक है, ये है हीट ट्रांसफर में जो इस H क्या है यहाँ पे, आपकी H है आपकी रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो बोलते हैं, फिर इसको बोलते हैं हीट करंट भी बोलते हैं। ठीक है, H इज इक्वल टू हीट करंट या फिर रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, आपको पता चल गया। अब आप यहां से क्या देख सकते हो, रेट ऑफ हीट फ्लो जो होती है आपकी H किस पे प्रोपोर्शनल है, H आपकी प्रोपोर्शनल है, यहाँ का जो एरिया होता है उस पर प्रोपोर्शनल है। H जो है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ, यहाँ पे जो लेंथ कनेक्ट करेंगे इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, आपका जो हीट है, हीट फ्लो रेट है, ये प्रोपोर्शनल होती है आपकी डेल्टा टी के। टेम्परेचर डिफरेंस जितना मतलब कि ज्यादा होगा उतनी हीट मतलब फास्ट ट्रेवल करेगी। ठीक है, के है, ये के क्या है, के है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, के थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, जूल सेकेंड इनवर्स, मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको रट लेना। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस पे सवाल नहीं आ सकते, लेकिन हाँ ये रिलेशनशिप पे पूछ सकते हैं थ्योरेटिकल सवाल। बताओ कौन इस पे डिपेंड कितना करता है, हीट बढ़ाएंगे मतलब हीट रेट बढ़ानी है तो एरिया जो है कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेंथ कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, डिफरेंट चीजें हैं वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है उसके बारे में पूरी थ्योरी जानना उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको बोर्ड की परीक्षा नहीं हो रही है जो लिखवाएंगे क्या होती है ब्लैक बॉडी। ठीक है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको सिंपल बता रहा हूँ जो पेपर में आ सकता है। देखो कोई भी रेडिएशन होता है, थर्मल रेडिएशन, उसमें कई तरह के क्या होते हैं, हमारी जो वेवलेंथ होती है इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। ठीक है, और जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर कितना है, हमारे जो थर्मल हमारा जो काम प्रोसेस है उसका। ठीक है, अब इसके अंदर एक आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट जो लॉ होता है उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो लैम्डा है उसका टाइम के साथ यदि मैं प्रोडक्ट कर देता हूं तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी मतलब थर्मल रेडिएशंस के अंदर। ठीक है, और यदि मैं ब्लैक बॉडी की बात करूं तो वो कांस्टेंट कितना आता है, ये जो लैम्डा इंटू टी का जो मल्टीपल है वो होता है 2.9 इंटू 10⁻³ mK। ठीक है, फॉर द ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, लैम्डा किसमें है, ये इसकी यूनिट है, लैम्डा मीटर में होता है, और आपके जो टेम्परेचर होता है किसमें, केल्विन में। तो आपका कांस्टेंट कितना है 2.9 10⁻³ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, लैम्डा m इंटू टी इज टू कॉन्स्टेंट होता है किसी भी थर्मल जो रेडिएशन होते हैं हमारे हिट करने पे उसको। अब लैम्डा m यदि देखो इसमें बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है दोनों का प्रोडक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ से। इसी तरह से लैम्डा को यदि हम कम करेंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये भी आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये कुछ फिनोमिनाज है उनको एक्सप्लेन करता है, तो पेपर में पूछ सकते हैं। बताओ जो आयरन के डिफरेंट, आयरन को अपन गर्म करते हैं देखते हैं ना, पहले ऑरेंज होता है फिर रेड हो जाता है, उसके कलर चेंज होते रहते हैं, तो पूछ लेंगे इसको कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, नीचे दे देंगे बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करता है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्लेन करता है, या फिर नीचे दे देंगे चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन करता है, या फिर बोल देंगे बोल्ट्जमैन लॉ एक्सप्लेन करता है। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि देखो डिफरेंट रेडिएशंस निकलते हैं ना, बताया ना, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ इन्वॉल्व होती है। तो पहले ऑरेंज जब कम हीट होगा तो ऑरेंज कलर निकलेगा, क्योंकि ऑरेंज वाली वेवलेंथ निकल रही होगी वहां से, फिर उसके बाद रेड वाली वेवलेंथ निकलेगी हीट करने पे। दैट्स वाई जो आयरन का कलर होता है गर्म करने पे डिफरेंट कलर्स उसमें आते हैं। अब जैसे कि सरफेस टेम्परेचर निकालना है हमें, सन का, अर्थ का, या फिर किसी का भी, थ्योरेटिकली न्यूमेरिकल इस पे नहीं आएगा, तो वो सब किससे निकालते हैं, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ से। तो पूछ सकते हैं
इनका टेम्परेचर निकालने के लिए कौन से लॉ का उपयोग करेंगे, तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हो जाएगा। क्या होता है, लैम्डा इंटू ये हो जाएगा। इससे ये पूछ सकते हैं या तो लैम्डा बढ़ेगा तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज, या फिर आयरन के कलर्स क्यों आते हैं, या फिर मतलब कि सरफेस टेंशन निकालने के लिए जो हमारा डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज होता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी के ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतना सा आपको पता होगा। एक चीज और याद रखना, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होते हैं उनके जो कर्व बनाते हैं हम, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के कर्व बनाते हैं, तो उनका कर्व कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, ये है तो इस तरह से कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, इसका कर्व एनर्जी, ये किसका कर्व है, एनर्जी और टेम्परेचर का। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के जो कर्व होते हैं दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल सवाल में, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड द शेप ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, सिंपल सा ब्लैक बॉडी से में इससे ज्यादा नहीं आते सवाल, है ना। अब आता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ये लॉ क्या है, देखो ये लॉ बोलता है कि फॉर ए रेडिएटिंग बॉडी, कोई भी बॉडी जो रेडिएट करती है उसके लिए एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम H, मतलब अपनी जो करंट रेट होती है, हीट रेट होती है, या फिर इसको बोल देते हैं एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, दैट इज कितना होता है, H इंटू H इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा इंटू E इंटू टी की पावर 4। इसका मतलब क्या है, जो आपका एरिया है A, ब्लैक जो बॉडी हमारी रेडिएट कर रही है उसका एरिया A है, सिग्मा क्या है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू दी होगी। टेम्परेचर क्या है T, ठीक है, और E क्या है, इमिसिविटी होती है। ये क्या होती है, यूनिटलेस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इमिसिविटी जो होती है क्या होती है, यूनिटलेस होती है। पूछ सकते हैं आपको पेपर के अंदर, इमिसिविटी की वैल्यू परफेक्टली रेडिएटर के लिए कितनी होती है, तो उसके लिए कितनी होती है, 1 होती है। और आपकी इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस होता है। ठीक है, और आपका जो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम जो है आपका, ये किस पे डिपेंड करता है, H जो है आपका T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल है फॉर रेडिएटिंग बॉडीज। ठीक है, रेडिएटिंग बॉडीज जो होती है ना उनके लिए कितना होता है, T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है आपकी जो इमिटेड जो है एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम जो है ना वो। अब यदि परफेक्टली रेडिएटर की हम बात करते हैं, ठीक है, परफेक्टली रेडिएटर में क्या होता है, E जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है। उसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला H इज इक्वल टू A सिग्मा T की पावर 4। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, जितना पढ़ा है उसको पढ़ो और मस्त होकर पेपर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है, यदि आप घबराओगे यार मैं कैसे करूं, उसने तो ये कर लिया वो कर लिया। अगला सवाल क्या है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। एक्चुअली जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होती है, मतलब हीट जो लॉस होती है उसकी जो रेट होती है दैट इज माइनस ऑफ dq बाई dt। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट लॉस हो रही है, बाकी कोई मतलब नहीं है उसका। dq बाई dt इज इक्वल टू होता है k इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है k इंटू T2 माइनस T1, ये होता है कि वही है कंडक्टिविटी कांस्टेंट है आपका। तो जो आपका T2 है बाहर के सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सॉरी T2 आपके बॉडी का टेम्परेचर है, और जो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, T1 है। ठीक है, इसके अंदर तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और हमेशा याद रखना जैसे कि मान लो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर है और ये है आपका टाइम। तो खुद सोच के देखो, कोई भी चीज आपकी बहुत ज्यादा गर्म है, आपने उसको अब खुले वातावरण में रख दिया है, उसके बाद वो धीरे धीरे स्पीड से टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, उसके बाद जब उसका सराउंडिंग के पास टेम्परेचर आ जाएगा, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर है 20 डिग्री और उसका टेम्परेचर भी बच गया है 25 डिग्री, तो उसके बाद वो धीरे 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 करके 20 डिग्री तरफ टेंड करेगा। लेकिन जब उसका 100 होगा, बाहर का 20 है, तो फास्टली डिक्रीज करेगा। तो वही बताया कि इसका कर्व कुछ ऐसा आता है। ठीक है, जब उसका सराउंडिंग के आसपास टेम्परेचर आ जाएगा तो मतलब वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने के लिए भी। ठीक है, इतना सा चेंज करने के लिए टाइम कितना लेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम नहीं लेगा वो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया है। तो अब एक सवाल है, इस पे एक पेन दे रखा है आपको, जैसे गर्म करते हैं जिस चीज को पेन में गर्म करते हैं ना, वो 2 मिनट के अंदर मतलब उसने गर्म करके रख दिया, हीट खत्म कर दिया ना। 2 मिनट में क्या होता है, 94 डिग्री से 86 डिग्री आ जाता है। ठीक है, हमने गैस पे चाय बनाई, उसको पैन में रखी, गर्म कर दी। शुरू में टेम्परेचर था 94 डिग्री, अब गैस वैस सब कुछ बंद है, अभी वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है अपने आप से, तो वो 94 डिग्री से 86 डिग्री आने में लेता है 2 मिनट। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय इट इन कूलिंग फ्रॉम 71 डिग्री टू 69 डिग्री। जब वो 71 डिग्री से 69 डिग्री आएगा, उसमें उसको कितना टाइम लगेगा। यदि यहां से यहां तक 2 मिनट लगता है, तो रूम टेम्परेचर दे रखा है इसका 20। तो इसको आपको करना है, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे मैं दूंगा, टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल manjeet_80 में इसका सॉल्यूशन दूंगा। और इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, dq बाय dt इज इक्वल टू dt। देखो 2 मिनट दिया हुआ है आपको, है ना, और आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इसका
94, पहले इनका एवरेज टेम्परेचर निकालना है ना सबसे पहले, कितना हो जाएगा 94 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाता है 90 आ जाएगा दोनों को, ठीक है। तो अब जो हमारा टेम्परेचर मान के चलना है, पैन का एवरेज कितना है 90 और बाहर का कितना है 20, तो 90 माइनस 20 इंटू के बराबर आ जाएगा dq बाई dt, ठीक है। तो आपका यहाँ से चेंज इन हीट निकल के आ जाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे ये 2 रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 71 वाले का निकालेंगे, 71 और इनका एवरेज निकालेंगे, फिर उसके बाद सराउंडिंग से माइनस कर देंगे और सेम फॉर्मूला लगाएंगे, के की वैल्यू वहां से दोनों को कंपेयर करने के बाद आपकी निकल जाएगी, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो देखना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इतना ही था, इसको ढंग से पढ़िए, मत मारो, मस्त रहो।